साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल फाइनेंस सॉल्यूशन विद बैंकर में। साथियों जैसा कि मैंने आपको बताया था कि घटना चक्र पीवाईक्यू की एक बैच शुरू हो रही है। तो ये उसकी पहली क्लास है जिसमें हम भारतीय इतिहास का प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ेंगे, मतलब एंशियंट हिस्ट्री पढ़ेंगे। इसके अगले पार्ट में मिडाइवल और मॉडर्न हिस्ट्री थोड़ी ज़्यादा बड़ी होगी, तो वो हो सकता है कि हमें 2 पार्ट में ख़त्म करना पड़े या 1 पार्ट में हो, वो डिपेंड करता है उस टाइम में, जब करेंगे तब देख लेंगे, ठीक है? तो इसमें ये बीपीएससी के और भी जितने भी एग्ज़ाम हैं, सीडीपीओ, एएओ या बीपीएससी टीआरई, इन सब एग्ज़ामों में पूछे गए ये सारे क्वेश्चन हैं। तो ये पीवाईक्यू बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। 71st बीपीएससी में तो काम देगा ही, और आगे भी बीपीएससी जितनी एग्ज़ाम होंगी, ये हमेशा इम्पोर्टेंट रहेंगे, एवरग्रीन क्वेश्चन है। तो ये मैं अपनी लैंग्वेज में आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, जिसमें जो मेन पॉइंट है वो लेके, और क्वेश्चन को आपको पढ़ाने का तरीका पसंद आए तो फिर लाइक करिएगा, कुछ अगर प्रॉब्लम लगे तो इस पे कमेंट करिएगा वीडियो पे। चलिए तो फिर हम शुरू करते हैं। तो अब पहला क्वेश्चन है हमारा, भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कहाँ से प्राप्त हुए? तो अंजीरा से, बम्ब से, कुली मोहम्मद से, मेहरगढ़ से। इसका जो सही आंसर है वो मेहरगढ़ है। इसमें जो है बस ज़्यादा हमें, मैंने पहले ही कहा, हमें ज़्यादा नहीं पढ़ना, जिन बहुत टाइम लगेगा। लेकिन कुछ चीज़ हमें जानना है कि जैसे नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल उत्तर प्रदेश के संत कबीर जिले नगर जिले में स्थित लौरा देव है। ये भी एक क्वेश्चन पूछ देता है कि लौरा देव में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला है। ठीक है। 9000 ईसा पूर्व से 7000 ईसा पूर्व के मध्य चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं यहाँ से। यहाँ से क्या प्राप्त हुए? तो चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए लौरा देव, जो कि उत्तर प्रदेश में है। इसके बाद ये इस नवीनतम खोज के पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप का प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल मेहरगढ़, जो कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है अभी वर्तमान में। यहाँ पे गेहूं के साक्ष्य मिले हैं। तो हमें कृषि का साक्ष्य पूछ रहा है इसमें, और चावल के साक्ष्य वाला कोल्डिहवा प्रयागराज जिले में है, पेलन नदी के तट पे। चलिए आते आगे। निम्नलिखित में से किसको कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है? तो हमारा सही आंसर है ताम्रपाषाण युग। आप ऑप्शन दे सकते हैं। ये ताम्रपाषाण युग है। ताम्रपाषाण युग को कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है। जिन संस्कृतियों में तांबे के औजारों के साथ ही पत्थर के बने हुए उपकरणों का प्रचलन मिलता है, उन्हें प्रायः ताम्रपाषाण युग संस्कृति कहा जाती है। आइए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रथम मानव जीवाश्म भारत के किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ? और हमारा आंसर है नर्मदा घाटी। साथियों मैं ऑप्शन नहीं पढ़ रहा हूँ, तो जब वीडियो, अगर आपको ऑप्शन पढ़ के खुद से चेक करना हो तो आप वीडियो पॉज कर दिए, एक बार खुद चेक कर लीजिएगा, और इसके बाद फिर आंसर में सही आंसर बता ही रहा हूँ। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य नर्मदा घाटी में स्थित हथनौरा, जो कि मध्य प्रदेश में है, के सीहोर में है, यहाँ पूरा स्थल से प्राप्त हुआ है। इसकी खोज पुरातत्व अरुण सोनकिया द्वारा वर्ष 1982 में की गई थी। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि ये कहाँ हथनौरा, सीहोर, मध्य प्रदेश में प्राप्त हुआ है। निम्नलिखित में से किस राज्य में भीमबेटका स्थल स्थित है? अब ये भीमबेटका स्थल है कहाँ पर? तो मध्य प्रदेश में स्थित है, और ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। भीमबेटका स्थल जो है मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। भीमबेटका की गुफा से प्रागैतिहासिक चित्रकला के सैकड़ों नमूने मिले हैं। यहाँ के शैल चित्रों के प्रमुख विषय सामूहिक नृत्य, रेखांकित मानवाकृति, शिकार, पशु पक्षी, युद्ध और प्राचीन मानव के जीवन के दैनिक क्रियाकलापों से जुड़े हैं। अब तक यहाँ लगभग 700 शिलालेखों की पहचान की जा चुकी है, जिसमें लगभग 500 चित्र पाए गए। तो ये इतना ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, बस हमें ये जानना है जो भीमबेटका की गुफा से जो चित्रकला, मतलब ये किस लिए फेमस है? तो ये चित्रकला के लिए फेमस है, ये हमारा क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पे। ये कहाँ है? तो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है। हो जाए, इससे ज्यादा नहीं। और यहाँ क्या मिले? तो पशु पक्षी, युद्ध, ये सब चीज उतना इम्पोर्टेंट है नहीं एग्जाम के दृष्टिकोण से। आइए यहाँ पे हमें मिलान करना है। उतनूर, चिरांद, गुप्तकराल, पयमपल्ली, तमिलनाडु, कश्मीर, तेलंगाना, बिहार। तो जैसा कि हमारा इसका सही आंसर सी होगा। तो उतनूर जो है वो हमारा तेलंगाना में है। नाम से भी पता चल रहा है कि साउथ का है, वो तेलंगाना में है। और चिरांद जो है, चिरांद बिहार में, ये आप जानते होंगे कि चिरांद बिहार में है।
गुप्त कराल जो है वो तमिलनाडु में है। और सॉरी, यही पे ये गलत हो रहा है, एक मिनट। गुप्त कराल कश्मीर में है ना। गुप्त कराल जो है ये कश्मीर में है। और पयमपल्ली जो है ये तमिलनाडु में है। मैं ऑप्शन पे नहीं ध्यान था ना, इसीलिए। पयमपल्ली जैसा नाम से भी पता चल रहा है, पयमपल्ली तमिलनाडु में है। गुप्त कराल कश्मीर। और चिरांद बिहार, उतनूर तेलंगाना। इसमें एक्सप्लेनेशन कुछ नहीं है, बस ये जो सही है यही चीज है। आइए आते हैं अपने अगले क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ। ये भी मिलान करने वाला है। पहाड़ कैथा स्वालदा मालवा बनास काली सिंध नर्मदा ताप्ती। तो हमारा जो सही आंसर है वो है पहाड़ जो है वो बनास, कैथा जो है वो काली सिंध, और स्वालदा जो है वो ताप्ती, और मालवा जो है नर्मदा। हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। अगला चैप्टर हमारा सैंधव सभ्यता एवं संस्कृति। ये सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में इसमें हम जानेंगे। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ती है? ऐतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल, उत्तर ऐतिहासिक काल, आर्य ऐतिहासिक काल। तो इसका सही आंसर आर्य ऐतिहासिक काल है। ऐतिहासिक काल का निर्धारण पठनीय लेखन कला के ज्ञान के आधार पर किया जाता है। लेखन काल के ज्ञान से पहले का कालखंड प्रागैतिहासिक कालखंड होता है। और भारतीय इतिहास में लगभग 2300 से 600 का कालखंड आद्य ऐतिहासिक माना गया है। तो ये हमें जानना है कि आद्य ऐतिहासिक क्यों है, क्योंकि यहाँ पर लेखन कला का ज्ञान तो है परंतु अभी तक इसे पढ़ा नहीं जा सका है। आद्य ऐतिहासिक काल हम किसे कहते हैं जहाँ पे लिखने की कला का ज्ञान है, पढ़ा नहीं जा सका है। और ऐतिहासिक हम किसे कहते हैं, जो ऑप्शन नंबर ए है, ये पठनीय लेखन कला के ज्ञान, जहाँ पे पढ़ना और लिखना दोनों का ज्ञान है। और इसके बाद एक हमारा ऑप्शन है प्रागैतिहासिक। तो ये लेखन कला के ज्ञान से पहले के कालखंड, तो जहाँ पे लिखने की कला के पहले हमें ज्ञान प्राप्त हो वो जो है प्रागैतिहासिक काल कहलाता है। आइए आते हैं हम अपने अगले सवाल की तरफ। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? ईंट से बनी इमारत, प्रथम असली मेहराब, पूजा स्थल, कला और वास्तुकला। और उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका ऑप्शन तो यही हो रहा है, आंसर यही है ई। क्योंकि इसकी जो प्रमुख विशेषता है वो है नगर नियोजन को माना गया है। यहाँ नगर और कस्बे एक निश्चित योजना के अनुसार बसाए जाते थे। पच्चीस ईंट से बनी इमारत, जो मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार, ये सब चीज आपके क्वेश्चन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि सिंधु घाटी सभ्यता में 25 ईंट से बनी इमारत मिली थी। इसके बाद पूछेगा सबसे बड़ा स्नानागार कहाँ पर है, तो वो मोहनजोदड़ो में है। ये सब क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। और यहाँ पे एक अन्नगार भी बहुत प्रमुख है। इसके बाद आपका पट्टी ईंटों से निर्मित इमारतें, सुनियोजित वास्तुकला, उन्नत व्यापार कला, उन्नत उन्नत व्यापार एवं वाणिज्य इस सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं थी। और इसमें पूजा स्थल के जो है वो स्पष्ट साक्ष्य नहीं मिलते, बाकी इसमें सभी मिल रहे हैं। इस शहर को मिनी हड़प्पा के नाम से जाना जाता है। लोथल, बैसलपुर, सोहगोड़ा और कोटदीजी। तो लोथल जो है ये गुजरात में स्थित है। लोथल को मिनी हड़प्पा के नाम से जाना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि लोथल जो है प्राचीन जो हड़प्पा सिंधु सभ्यता के दक्षिणी शहरों में है। और यह इसकी पहली खुदाई एस आर राव ने की थी। एस.आर. राव की थी। जैसा कि मैंने आपको बताया गुजरात राज्य में स्थित है। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि लोथल जो है वो मिनी हड़प्पा के नाम से जाना जाता है, या हड़प्पा स्थल में लोथल किस राज्य में स्थित है, तो गुजरात में स्थित है। आइए आते हैं हम अपने अगले सवाल की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? तो ये सिकंदर है। लोथल तो जैसा कि अभी मैंने आपको बताया लोथल बंदरगाह ऐसे ही पूछता है। लोथल कौन सा हड़प्पा का बंदरगाह ऑप्शन में आपको दे दिया, आपका लोथल आंसर होगा। और ये गुजरात के अहमदाबाद जिले के भरवा नदी के किनारे स्थित है। यहाँ से गोदीबारा के साक्ष्य प्राप्त हुए, ये भी हमें याद रखना जरूरी है। गोदीबारा के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए, तो लोथल के बंदरगाह से। आइए अगला सवाल हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में है? देखिए जैसा कि अभी मैंने ऊपर में चर्चा की थी, ये ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे आ चुका है 67 बीपीएससी में कि हड़प्पाकालीन स्थल कौन सा गुजरात में है, तो वो लोथल है। आइए अगले सवाल की तरफ आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को नहीं पता था? तो ये क्वेश्चन 69 बीपीएससी में आया तो हुआ था। ये घोड़ा के बारे में इसमें कहीं भी कोई ऐसी जानकारी नहीं है जिसमें घोड़े के बारे में कुछ पता चले। बाकी यहाँ बहुत ज्यादा डिटेल में उतने डिटेल में हम नहीं जाएंगे।
हमें बस ये जानना है कि घोड़े का, क्योंकि इसमें बहुत सारे विवाद भी है, हमें उतना इस विवाद की तरफ नहीं जाना है। ज़्यादा विवादित क्वेश्चन होगा तो दोबारा रिपीट नहीं होगा। निम्नलिखित में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है? तो ये टेराकोटा का हल जो है वो हमें एक्चुअली यहाँ पे ई इसका आंसर होगा, क्योंकि ये जो है ना, ये इसमें दो जगह हैं। काली बनावली से भी प्राप्त हुआ है और कालीबंडा से भी प्राप्त हुआ है, जो कि राजस्थान में है, बनावली हरियाणा में है। इसमें कालीबंडा भी आंसर होगा और बनावली भी आंसर होगा। कई जगह आपके ऑप्शन में कालीबंडा दिया रहेगा, मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन ज्यादा में कालीबंडा ही पूछता है। ये अगर ऑप्शन में बनावली दे दिया तो फिर हमें मतलब उपयोग में से इससे अधिक लगाना होगा। चलिए, आते हैं हम अपने अगले सवाल की तरफ। निम्न में से किस हड़प्पन नगर में जुते हुए खेतों के निशान मिले हैं? कालीबंडा, धौलावीरा, मोहनजोदड़ो, लोथल। तो हमारा जो सही आंसर है वो कालीबंडा है। हमने अभी ऊपर में पढ़ा भी है यहाँ पे कि बनावली हरियाणा तथा कालीबंडा नामक जगह से हल की खोज संबंधी टेराकोटा की प्रतिकृति प्राप्त हुई है। तो यहाँ भी वही चीज है। कहाँ से क्या मिले हैं? जैसे कि हरियाणा के फतेहाबाद जिले में पच्ची मिट्टी की बनी हुई हल की प्रतिकृति मिली है। प्रतिकृति मिली है संभाल खंभात की खाड़ी के निकट लोथल से गोदीवारा के साक्ष्य मिले हैं। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित कालीबंडा से जुटे हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। गुजरात के धौलावीरा से हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलापट मिला है। तो इसमें हमारे 4 क्वेश्चन बन गए। बनावली से क्या मिला है, लोथल से क्या मिला है, राजस्थान के हनुमानगढ़ कालीबंडा से क्या मिला है, और धौलावीरा गुजरात के धौलावीरा से क्या मिला है। ये 4 क्वेश्चन हमारे इस एक्सप्लेनेशन में बन गए। अब अगले सवाल की तरफ आते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? तो इसका आंसर वी ए स्मिथ है, क्योंकि 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा का बृहद स्तर पर उत्खनन कार्य प्रारंभ करवाया था। 2600 से 27 से वर्ष 33 से 34 के मध्य माधव स्वरूप वस्त हड़प्पा के कार्य से संबंधित रहे। मोहनजोदाड़ो की खोज सर्वप्रथम 1922 में राखाल दास बनर्जी ने की तथा इसके पुरातात्विक महत्व की ओर ध्यान आकर्षित किया। इनके अतिरिक्त कुछ अन्य विद्वान के एन दीक्षित, अर्नेस्ट मैके, ऑरेल स्टीन, ए एन घोष, जेपी जोशी आदि ने भी इस सभ्यता की खोज में महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि वी ए स्मिथ जो है वो हड़प्पा सभ्यता की खोज से संबंधित नहीं रहे हैं, बल्कि ये है कौन? तो इंडोलॉजिस्ट एवं इतिहासकार के रूप में प्रसिद्ध थे। आइए आते हैं हम अपने अगले सवाल की तरफ। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ है? हमारा सही आंसर है लाल। हड़प्पा निवासी मिट्टी के बर्तनों पर लाल रंग का उपयोग करते थे। लाल रंग के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है, इसमें इससे ज्यादा कुछ क्वेश्चन आएगा नहीं अब। आईआईटी खड़गपुर के अध्ययन दल की रिपोर्ट के अनुसार लगातार कितने वर्षों की न के बराबर वर्षा का होना सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण रहा था? तो हमारा उत्तर है 900 वर्ष। साथियों, लगातार 900 वर्ष तक वर्षा नहीं हुई, इस वजह से सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का ये कारण था। ये 2018 में आईआईटी खड़गपुर ने कहा था। इनका एक दल था, स्टडी ग्रुप, जो जिसने ये चीज कहा था कि 900 वर्षों तक पड़े सूखे के कारण सिंधु सभ्यता का पतन हो गया। और ये जो है ऑरेल स्टीन जो है एक विद्वान है, उन्होंने भी इसके पतन का के लिए जलवायु परिवर्तन को ही मुख्य कारण माना है। चलिए आते हैं हम अपने अगले चैप्टर की तरफ, वैदिक काल। प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान कौन सा शहर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था? तो जैसा कि हम जानते हैं, राजगिरी पहले बिहार की राजधानी राजगिरी थी, बाद में उसको पाटलिपुत्रा ट्रांसफर की गई, जो कि उदयन ने करवाया था। तो पाटलिपुत्रा आधुनिक पटना के निकट स्थित एक प्राचीन शहर है। इसकी स्थापना मगध शासक उदयन ने की थी। यह प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं थी, इसीलिए यह सही विकल्प नहीं है। चलिए, राजगीर का एक नाम गिरिव्रज भी है। अगर कभी कभी एग्जाम में आ जाता है या ऑप्शन में आपको राजगीर की जगह पे गिरिव्रज मिल सकता है, तो उस टाइम में भी हम राजगीर को ही टिक मारेंगे। ये बिहार के नालंदा जिले में स्थित है। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है?
तो ये 9वां मंडल है ऋग्वेद का, जो कि पूर्णतः सोम को समर्पित है। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल है। नवम मंडल के सभी 114 सूक्त जो है वो सोम को समर्पित है। सोम आर्यों का मुख्य पेय था, जिसे मुंजवंत चोटी से प्राप्त किया जाता था। ऋग्वेद के 10वें मंडल में चारों वर्णों की उत्पत्ति का उल्लेख प्राप्त होता है। तो 9वें मंडल में क्या है? सोम। सोम क्या है? एक पेय है, पेय मतलब पीने वाली चीज। और 10वें में क्या है? चारों वर्णों की उत्पत्ति का उल्लेख प्राप्त हुआ है हमें। 2 क्वेश्चन हमारे यहाँ से बने हैं। ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः, ये वही क्वेश्चन है जिसको संबंध ये है। तो सोम और इस पेय पर नामांकित देवता, ये हमारा वही अभी ऊपर में हमने पढ़ा है। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? ये क्वेश्चन भी बीपीएससी में पूछा गया है और ये सब क्वेश्चन दोबारा आने की संभावना बनती है। तो ये ऋग्वेद में है, गायत्री मंत्र जो है वो ऋग्वेद में मिलता है। इसके रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार विश्वामित्र है। हम जो गायत्री मंत्र पढ़ते हैं, हम सब जानते हैं गायत्री मंत्र के बारे में। तो इसके रचनाकार कौन है? तो विश्वामित्र है। यह मंत्र ऋग्वेद के 3य मंडल में वर्णित है। ये सूर्य देवता देवता को समर्पित है। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन क्या बन सकता है? गायत्री मंत्र के रचनाकार कौन है और यह कौन से देवता को समर्पित है? तो गायत्री मंत्र हम जो पढ़ते हैं वो किन के लिए पढ़ते हैं? तो हम सूर्य देवता के लिए गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं। आइए आते हैं हम अगले सवाल की तरफ। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्भूत हुई थी? मतलब किस काल में अछूत की जो अवधारणा थी वो किस काल में आई थी? ऋग्वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में, उत्तर गुप्त काल में, धर्मशास्त्र के समय। तो साथियों, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं एग्जाम में जो कि हमें अपने कॉमन सेंस से भी लगाने होते हैं। अछूत की धारणा है, तो जिस काल में धर्म के बारे में ज्यादा बातें होंगी वही काल ऐसा होगा जहाँ पे ये अछूत छूत के बारे में ज्यादा बात होगी। तो इसीलिए इसका आंसर डी है, धर्मशास्त्र के समय में। अब धर्मशास्त्र के समय में 4 वर्ण थे, जैसा कि हम जानते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो ये जो शूद्र है यही सबसे निचली जाति कहलाती थी। और ये शूद्र ही जो है वो अस्पृश्य माने जाते हैं। तो अस्पृश्य का मतलब ये है कि जिन्हें हम मतलब जिनका हमें छुआछूत चलता है, जिनका छुआ हुआ हम पानी नहीं पी सकते। ये उस टाइम की बात थी, अब इस बारे में कोई बात नहीं है, लेकिन उस टाइम में ऐसा होता था कि ये हमारे हमारे शरीर में नहीं छू सकते, इनका छुआ हुआ हम पानी नहीं पी सकते। इस सब तरह की बहुत सारी बातें हैं जो कि आप भी कभी ना कभी सुने होंगे। भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग कब शुरू हुआ? तो लोहे का प्रयोग यहाँ पे कोई नहीं है आंसर, क्योंकि लोहे के जो है, यहाँ देखिए इसका, भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे के प्रयोग के प्रारंभ में मतलब विद्वानों का मतभेद है। सर्वप्रथम हिती नामक जाति ने लोहे का प्रयोग किया था। इसके पश्चात ही विश्व के अन्य देशों में इसका प्रचलन हुआ। जबकि थाईलैंड के बनेची नामक पुरास्थल की खुदाई से ढला हुआ लोहे की प्राप्ति हुई है। तो इस पे विवाद है। ये सब क्वेश्चन अब दोबारा आने की उम्मीद कम है। आइए, बोधज का महत्व किस लिए है? तो बोधज जो है ये इसलिए है कि यहाँ पे जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें वैदिक देवी एवं देवताओं का वर्णन मिलता है। बोधज में देवी और देवताओं का बोधज में देवी और देवताओं का वर्णन मिलता है। बोधज से ये चलिए, इसमें कौन कौन से देवता है? तो इंद्र, मित्र, वरुण एवं नासत्य देवताओं का आह्वान करते थे। बस इसमें हमें इतना याद रखना है। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? तो ये परुष्णी नदी है। परुष्णी नदी 10 राजाओं का युद्ध लड़ा गया, जिसको आधुनिक अभी हम रावी नदी के नाम से जानते हैं। इसमें भरतों के राजा सुदास की विजय हुई थी। तो यहाँ पे बस यही एक क्वेश्चन बनता है कि परुष्णी नदी या रावी नदी हमें ऑप्शन में दे देगा, तो हमें दोनों कंडीशन में सही आंसर करके आना है। आइए, इसके बाद हम आते हैं बौद्ध धर्म। यहाँ से एक क्वेश्चन हमेशा आता है, फिर से यहाँ से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो हमें इसको थोड़ा सही से देख लेना है। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो हम पता है, ये गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, जो कि वर्तमान में अभी नेपाल में है। 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु के समीप लुम्बिनी वन में हुआ था। बोध गया क्यों फेमस है बिहार? क्योंकि बोध गया में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी पूर्णिमा की रात में। उतना नहीं पूछता है, बस बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। काशी के ऋषि पतन मृदव सारनाथ में, जो कि उत्तर प्रदेश में वाराणसी के निकट है, यहाँ सारनाथ में उन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया था, जिसको धर्म चक्र प्रवर्तन भी कहा जाता है। कभी कभी ऐसा भी होगा कि महात्मा बुद्ध ने धर्म चक्र प्रवर्तन, तो ये प्रथम उपदेश होता है, उसको कहा गया है। और कुशीनगर में उनका जो है निधन हो गया, जहाँ जिसे बौद्ध साहित्य में महापरिनिर्वाण
कहा गया है। ये एक मतलब उसमें कहा जाता है कि सुअर का मांस जो है, उसकी अभी लैंग्वेज यहाँ नीचे में रहेगी। उसको खाने से उनकी तबीयत खराब हो गई और उसके कारण वहां पे उनका निधन हो गया। तो कुशीनगर क्यों फेमस है? वहां पे उन्होंने प्राण त्यागे थे। प्रथम उपदेश मतलब वहाँ सारनाथ में दिया है। और बोध गया बिहार में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई है। जन्म उनका लुम्बिनी में हुआ है। अब बोध गया में किसे ज्ञान की प्राप्ति हुई है कहने की जरूरत नहीं है, गौतम बुद्ध को हुई है। आगे आते हैं। बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनसे संबंधित 4 स्थानों का उल्लेख है। जन्म कहाँ हुआ तो हमने अभी बात किया, लुम्बिनी में हुआ है। ज्ञान प्राप्ति बोध गया में हुई है। प्रथम प्रवचन सारनाथ, और निधन उनका कुशीनगर में हुआ है। चलिए, यहाँ आप अगर आपको जल्दी लग रहा है तो आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? जैसा कि मैंने अभी कहा था कि ये पहला उपदेश की बजाय पहला धर्म चक्र प्रवर्तन करके, लैंग्वेज थोड़ा टफ करके भी क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन हमें अगर याद रहेगा तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सारनाथ हमें आंसर याद है तो हम सही आंसर टिक करके आएंगे। इस उपदेश में उन्होंने क्या कहा था? तो दुख, दुख के कारणों, दुखों का अंत और दुखों के समाधान से संबंधित था। ऑब्वियस है, अगर हम किसी चीज की बात करेंगे, अगर हम दुख की बात करेंगे तो फिर उसका कारण क्या है, आखिर दुख हो क्यों रहा है। फिर लोग कहेंगे अच्छा इसका कारण ये है, तो ये अंत कब हो रहा है इसका, इसके बारे में कुछ बताइए। तो दुखों का अंत कब हो रहा, और अंत कैसे हो रहा, तो उसके लिए समाधान बताएंगे। अगर हमें कोई बीमारी है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर हमें क्या बताते हैं, ये बीमारी आपको क्यों हुई है और क्यों हुई है, और अब इसका समाधान बताएंगे। उसी के बाद नहीं बीमारी आपकी खत्म होगी। तो यही 4 चीजें हैं उसमें। तो बीमारी को आप दुःख के नाम से रख सकते हैं बस। दुःख, दुःख के कारण, इसका अंत कैसे होगा और अंत कब होगा, तो वो समाधान, अंत के लिए हमें समाधान चाहिए। इन्हें 4 आर्य सत्य भी कहा गया है। ऐसा करके क्वेश्चन आ सकता है बीपीएससी के एग्जाम में, ये 4 आर्य सत्य क्या है? तो जैसा कि मैंने आपको बताया, आप बीमारी के नाम से इसको याद रखिएगा कि बस दुःख है, दुःख के कारण है, इनका कब अंत होगा और अंत के लिए क्या समाधान चाहिए वो हमें बताइए आप। बस हो गया। आइए, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो जैसा कि हमने अभी पढ़ा, सारनाथ में। 65वीं बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये सब क्वेश्चन एवरग्रीन क्वेश्चन है। अजात शत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किस नगर में किया गया था? तो साथियों, इसका आंसर तो राजगीर है, लेकिन एक्चुअली क्या है कि बौद्ध संगीति बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये किसके शासनकाल में हुई है और कहाँ हुई है, और इसके अध्यक्ष कौन थे? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, ऐसे करके बौद्ध संगीति के बारे में हमें जानना है। ये किसके शासनकाल में हुई है और इसके अध्यक्ष कौन थे और ये कहाँ हुई है। आइए, इसका डिटेल यहाँ पे दिया होता, नहीं तो मैं अभी बता देता हूँ वीडियो के दौरान। तो प्रथम बौद्ध संगीति जो है, वो बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद राजगीर में हुई थी। तो सबसे पहली जो है वो राजगीर में सप्तपर्णी गुफा में हुई थी। इस समय मगध के शासक अजातशत्रु था। इसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। तो हमें 3 बातें यहाँ से पता चली। कहाँ हुई? राजगीर के सप्तपर्णी गुफा में हुई। मगध का शासक अजातशत्रु किसके काल में हुई है। इसकी अध्यक्षता किसने की? महाकश्यप ने की। बुद्ध के प्रमुख शिष्य आनंद और उपाली भी उपस्थित थे। ये क्वेश्चन ऐसा नहीं पूछेगा। अब बुद्ध की शिक्षाओं का संतुलन हुआ तथा उन्हें सुत्त और विनय नामक 2 पिटकों में विभाजित किया गया। आनंद और तथा उपाली जो क्रमशः धर्म और विनय के प्रमाण माने गए। अब प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? अभी हमने ऊपर पढ़ा, महाकश्यप। प्रथम बौद्ध महासभा कहाँ आयोजित हुई थी? तो राजगीर के सप्तपर्णी गुफा में स्थित थी, जहाँ अजातशत्रु के शासनकाल में। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? तो राजगीर के राजगीर में गीर में हुई थी, अजातशत्रु के शासनकाल में, सप्तपर्णी गुफा में, जिसके अध्यक्ष महाकश्यप थे। आशा करता हूँ ऐसे पढ़ाने से आपको याद हो जाएगा। अगर पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी हमारी पहली वीडियो है। आगे घटना चक्र की हम पूरी पीवाईक्यू सीरीज इस पे खत्म करने वाले हैं, और वो तरीका ऐसे ही रहेगा, इससे वो थोड़ी मॉडिफाई भी कर सकते हैं। और कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? आप देखिए, कनिष्क के शासनकाल की बात है। तो कनिष्क के शासनकाल में जो है वो चौथी बौद्ध सभा आयोजित हुई थी, जो कि अंतिम है, उसके बाद नहीं हुई। टोटल 4 बौद्ध संगीति हुई है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चौथी। तो ये कनिष्क के शासनकाल में जो है वो कश्मीर के कुंडल वन में, यहाँ कहीं लिखा होता, हाँ, कश्मीर के कुंडल वन में हुई थी। इसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी, जैसा कि मैंने आपको बोला है कि कहाँ हुई है, किसके शासनकाल में हुई है और अध्यक्षता किसने की है। अशुतोष इसके उपाध्यक्ष थे, क्योंकि उपाध्यक्ष यहाँ पे दिया हुआ है तो इसे हम याद कर लेते हैं। और
तो इसमें तो एक बार पढ़ लेते हैं, मे बी यहाँ से कुछ क्वेश्चन आ जाए तो हम एग्जाम में एटलीस्ट ऑप्शन देके भी बना लें। तो बौद्ध ग्रंथों के कठिन अंशों पर सम्यक विचार किया गया और प्रत्येक पिटक पर भाष्य लिखे गए। कनिष्क ने इन्हें ताम्र पत्रों पर खुदवाकर एक स्तूप में रखवा दिया। त्रिपिटक में लिखे गए इन्हीं भाष्यों को विवाह शास्त्र कहा जाता है। तो विवाह शास्त्र किसे कहा जाता है? ये जो त्रिपिटक में लिखे गए ये जो भाष्य थे, इन्हें विवाह शास्त्र कहा जाता है। ठीक है, द्वितीय बौद्ध संहिता काला अशोक के शासनकाल में बुद्ध की मृत्यु के लगभग 100 वर्ष के पश्चात वैशाली में हुई थी। तो इसके जो थे वो आचार्य साबकमीर सर्वकामिनी थे। तो यहाँ से हमें एक दूसरा क्वेश्चन मिल गया कि द्वितीय बौद्ध बौद्ध संहिता कहाँ हुई थी। तृतीय जो अशोक के काल में पाटलिपुत्रा में हुई थी, वो भी आगे आएगी। क्वेश्चन आगे क्वेश्चन आएगा तो हम उस पर भी बात करेंगे। तो हमें टोटल 4 बौद्ध संहिता हुई है, वो कहाँ हुई है, किसके शासनकाल में हुई है, बस हमें यही याद रखना है। तो द्वितीय बौद्ध संहिता काला अशोक के शासनकाल में वैशाली में हुई थी। आचार्य इसके साबकमीर थे। आइए आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में आयोजित की थी? तो हमने अभी पढ़ा है, कनिष्क ने कश्मीर के कुंडल वन में आयोजित हुई है। इसके अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र। इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीति, वही क्वेश्चन है, कनिष्क के बारे में क्वेश्चन है। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? अशोक के, अभी मैंने बात की है, ये तीसरी बौद्ध संगीति पाटलिपुत्रा में हुई थी। और इसके जो अध्यक्ष थे वो मोडालीपुत किस इसके अध्यक्ष थे। तो हमने चारों बौद्ध संगीति के बारे में बात कर ली है। तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी? पाटलिपुत्रा में बुलाई गई थी। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ? कुशीनगर में। हमने ऊपर पढ़ा है कि महापरिनिर्वाण मतलब जहाँ पे उन्होंने अपना देह त्याग त्याग किया है। तो ये बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कपिलवस्तु, राजगीर, वैशाली तथा कौशल राज्य गए। सबसे अधिक बौद्ध धर्म का प्रचार कौशल राज्य में हुआ। कौशल नरेश प्रसेनजीत भी अपने परिवार के साथ बुद्ध की शिष्यता ग्रहण की थी। अपना प्रचार करते हुए वो मल्लो की राजधानी पावा पहुंचे। यहाँ वे चुंद नामक लोहार की आम्र वाटिका में ठहरे। उसने बुद्ध तो सुकर मद्दव, यही मैं लैंग्वेज बोल रहा था कि मतलब ये इसको कहते हैं कि मतलब सुकर मद्दव खाने को दिया। इससे उन्हें अतिसार हो गया और इससे भयानक पीड़ा हुई और इस पीड़ा के बाद वो कुशीनगर में अपने प्राणों को त्याग दिया, जिसको महापरिनिर्वाण कहा जाता है। अब ये अगला क्वेश्चन आता है कि त्रिपिटक जो है वो किसकी धार्मिक पुस्तक है? तो ये हमने अभी पढ़ा है, बौद्ध की है। और निम्नलिखित में से कौन महायान बौद्ध धर्म और हीनयान बौद्ध धर्म के बीच मूलभूत अंतर का प्रतिनिधित्व करता है? तो देवी देवताओं की मूर्ति की पूजा करना। इसका सही आंसर देवी देवताओं की मूर्ति की पूजा करना है। क्यों है कि बौद्ध धर्म के हीनयान संप्रदाय को मानने वाले जो थे वो मूर्ति पूजक नहीं थे, और महायान को मानने वाले जो है वो बुद्ध को देवता मानते हुए उनकी मूर्तियों की पूजा की जाने लगी। यह बौद्ध धर्म के दोनों संप्रदायों में मूलभूत अंतर का प्रतिनिधित्व करता है। तो बौद्ध धर्म के दो संप्रदाय थे, हीनयान और महायान। हीनयान जो है वो मूर्ति पूजा नहीं मानते थे और महायान जो है उन्होंने वो मूर्ति पूजा में विश्वास रखते थे। चलिए आते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की कौन सी पीढ़ी का है? तो इसका आंसर एक्चुअली यहाँ पे मतलब इसलिए ये किया गया क्योंकि इसमें कहीं पे पंचम भी बोला जाता है और कहीं पे इसको षष्टम भी बोला जाता है, इसीलिए इसमें विवाद चल रहा है। आगे हम इसकी थोड़ी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। महाबोधि मंदिर स्थित बोधि वृक्ष वह नहीं है जिसके नीचे बैठकर महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति किया था। हेनसांग के अनुसार उस मूल वृक्ष को 7वीं शताब्दी में सम्राट शशांक ने नष्ट कर दिया। देखिए ये भी एक हमारा क्वेश्चन पूछेगा कि किसने नष्ट किया था, तो ये हमारा क्वेश्चन बनेगा शशांक ने नष्ट किया था। इसके बाद इस स्थान पर दो और वृक्ष रोपित हुए और नष्ट हुए। वर्तमान वृक्ष जिसे हम देख रहे हैं वह 5वीं पीढ़ी का वृक्ष है, जिसे अलेक्जेंडर कनिंघम ने लगवाया था। यह वृक्ष पूरी तरह संरक्षित है और केवल इससे गिरी हुई पत्तियों को ही छूने एवं उठाने का अधिकार है। एक अन्य तथ्य के अनुसार यह वृक्ष क्रमशः 2 बार सम्राट अशोक, एक बार पुष्यमित्र शुंग, एक बार पूर्व वर्मा तथा अंत में कनिंघम द्वारा लगवाया गया, अतः यह 6ठी पीढ़ी का वृक्ष है। अब देखिए यहाँ पे बिहार सरकार की जो पर्यटन विभाग की वेबसाइट है उस पे इसे 5वीं पीढ़ी, मैंने अभी बताया ना कि यहाँ पे विवाद है, कहीं पे 6ठी पीढ़ी है, कहीं पे 5वीं पीढ़ी है। तो अगर ऐसा कुछ आता है तो हमें 5वीं पीढ़ी आंसर मारना है।
चीनी यात्री शुन युन ने भारत की यात्रा कब की थी? हमारा सही आंसर है 515 से लेके 520 ईसा पूर्व में चीनी यात्री शुन युन भारत आया था और इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा में शुन युन 518 ईस्वी में भारत आया था और इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा बौद्ध धर्म के प्रति चित्रित किया था। अब बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया है, वहां पे क्या है? वहां पे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई है। जिस वृक्ष के नीचे वह महाबोधि मंदिर उसी जगह पे बनाया गया है गौतम बुद्ध का, क्योंकि बिहार का पर्यटन क्षेत्र है, काफी अच्छा टूरिस्ट प्लेस है। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? तो गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान जो है वो कनिष्क के शासनकाल में प्राप्त हुआ। कनिष्क के शासनकाल में संपन्न चतुर्थ बौद्ध संहिता में बौद्ध धर्म के हीनयान और महायान नामक दो स्पष्ट एवं स्वतंत्र संप्रदायों में विभक्त हो गया। और जैसा कि हमने बात की है कि हीनयान मूर्ति पूजा के विरुद्ध था और महायान मूर्ति पूजा करता था बौद्ध धर्म की, तो इसीलिए इसमें जो है बुद्ध को देवता माना गया, उनकी पूजा की जाने लगी। वे शिक्षक जिनसे बुद्ध ने महाभिनिष्क्रमण के बाद सबसे पहले ज्ञान प्राप्ति का प्रयास किया है? आलार कलाम एवं रुद्रक रामपुत्र। तो महाभिनिष्क्रमण के बाद ज्ञान की खोज में महात्मा बुद्ध आलार कलाम के आश्रम पहुंचे तथा उनसे दीक्षा ली। आलार कलाम कौन थे? ऐसा क्वेश्चन तो बहुत बार बार आया हुआ है। तो महात्मा बुद्ध ने जिनसे ज्ञान लिया उनके गुरु। आलार कलाम के आश्रम में उन्होंने तपस्या की, किंतु वे इससे संतुष्ट नहीं हुए। आलार कलाम सांख्य दर्शन के आचार्य थे तथा अपनी शक्ति के लिए विख्यात थे तथा आलार कलाम एवं रुद्रक रामपुत्र से महात्मा बुद्ध ने पहले ज्ञान की प्राप्ति का प्रयास किया था। तो जिनसे ज्ञान की प्राप्ति ली गई वो उनके गुरु है। तो ऐसे कोई क्वेश्चन आता है कितनी बार कि महात्मा बुद्ध के गुरु कौन थे? तो आलार कलाम उनके गुरु थे। चलिए आते हैं अगले सवाल की तरफ। भारतीय कला में स्तूप, चैत्य और विहार का निर्माण निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो स्तूप, चैत्य और विहार ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। चलिए आते हैं अगले सवाल की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म में एक बात जो है वो आत्मदमन के बारे में ये चीज नहीं की गई है। तप और भोग के अति का परिहार एवं मध्यम मार्ग का अनुसरण केवल बौद्ध धर्म में किया गया था, जैन धर्म में नहीं। जबकि वेदों की प्रमाणिकता के प्रति अनास्था, कर्मकांडों की फलवत्ता का निषेध एवं प्राणियों की हिंसा का निषेध दोनों धर्मों में किया गया है। नालंदा विश्वविद्यालय ज्ञान का महान केंद्र था, किसका? तो बौद्ध धर्म का। नालंदा महाविश्वविद्यालय जो है वो बौद्ध धर्म का ज्ञान का महान केंद्र था। और अभी भी नालंदा विश्वविद्यालय अगर आप जाइएगा तो वहां पे आपको बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई बहुत सारी चीजें देखने के लिए मिलेगी, जिससे आपको पता चलेगा कि हाँ ये बौद्ध धर्म का केंद्र रह चुका है। अभी भी वहां पे बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी। कोई अच्छा बताने वाला हो तो आपको काफी अच्छे से समझा देगा। बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा किस शैली में प्राप्त होती है? तो बुद्ध की जो प्राचीनतम प्रतिमा है वो गंधार शैली और मथुरा शैली, ये दोनों में प्राप्त होती है। शांत काल में गंधार एवं मथुरा कला शैली के तहत बुद्ध एवं बोधिसत्वों की बहुसंख्यक मूर्तियों की बैठी एवं खड़ी स्थिति में निर्माण हुआ था। चलिए, विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ स्थित है? तो राजगीर में। हमने काफी जगह बिहार के किसी आपने अगर करंट अफेयर की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी आपने ये विश्व शांति स्तूप की फोटो देखी होगी जो कि राजगीर में है। कभी राजगीर गए होंगे तो भी देखे होंगे। बिहार की वेबसाइट पे जाइएगा टूरिज्म की तो वहां पे आपको मिल जाएगी ये फोटो। उसकी ऊंचाई 400 मीटर है, राजगीर की पहाड़ियों में स्थित है। बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया जहाँ पे गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। हमने इस क्वेश्चन को अभी हमने पढ़ा है, गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। अब आते हैं हम जैन धर्म के बारे में। तो जैसे ही बौद्ध धर्म इम्पोर्टेंट है वैसे ही जैन धर्म भी इम्पोर्टेंट है। और अगर टॉपिक वाइज बात करें तो इन दोनों टॉपिक से एक एक क्वेश्चन हमेशा आते हैं। तो इन टॉपिक से आपके 2 नंबर कहीं नहीं गए हैं और यही सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं बार बार। तो जैन धर्म के बारे में पढ़ते हैं। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म कुंड ग्राम में हुआ था। आइए इनके बारे में थोड़ी डिटेल में जानकारी पढ़ लेते हैं। तो महावीर स्वामी का जन्म कुंड ग्राम या कुंडलपुर में, जो कि वैशाली में है, वैशाली के निकट है। तो उनकी माता का नाम क्या है? तो त्रिशला। वैशाली के लिच्छवी गणराज्य के प्रमुख चेटक की बहन थी। तथा पिता सिद्धार्थ। महात्मा बुद्ध का भी नाम पहले सिद्धार्थ था, लेकिन यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। जैन के जो है पिता, उनका नाम सिद्धार्थ था। वो क्षत्रियों के संघ के प्रधान थे
उनके बड़े भाई नंदीवर्धन थे। और ये 540 ईस्वी में है, ये तो इतना ज्यादा विवाद पे हमें जाना नहीं है। लेकिन सही जन्म तिथि 599 ईसा पूर्व ही है, क्योंकि महात्मा महावीर स्वामी महात्मा बुद्ध के पहले के काल के हैं। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में है, तो उनका 599 में है। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? तो जामाली था, जो कि उनका दामाद भी है, मतलब दामाद भी ये था। आइए इसको हम आगे डिटेल में देखते हैं। भगवान महावीर का जन्म क्षत्रिय वंश के सामंत सिद्धार्थ के यहाँ हुआ। उनकी पत्नी का नाम यशोदा था। उनसे प्रियदर्शना नामक एक पुत्री उत्पन्न हुई। उस पुत्री का विवाह जमाली नाम के क्षत्रिय से हुआ, जो बाद में महावीर स्वामी का अनुयायी बन गया। उनका प्रथम शिष्य था। तो मतलब जमाली कौन थे? जमाली उनके दामाद थे, वो उनके प्रथम शिष्य भी थे महावीर स्वामी के। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान कहाँ स्थित है? तो महावीर जी को मोक्ष स्थान पावापुरी में स्थित है। बिहार राज्य के नालंदा जिला में स्थित है पावापुरी। ये जैनियों का एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। भगवान महावीर ने 527 ईसा पूर्व में 72 वर्ष की आयु में बिहार के पावापुरी में अपना शरीर त्याग दिया। महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई? तो हमने पढ़ा है पावापुरी में हुई है। बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के लिए किया था? आजीविकों ने। मौर्य युग में गुफाओं को काटकर निवास मतलब स्थान बनाने की कला का पूर्ण विकास हुआ था। अशोक तथा उसके पौत्र दशरथ के समय में बराबर तथा नागार्जुनी पहाड़ियों को काटकर आजीवत संप्रदाय के अनुयायियों के लिए आश्रय गृह बनाए गए थे। निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? 12 अंग, 14 पूर्व और 12 उपान, 14 उपान। 14 पूर्व इसका सही आंसर है। इसमें इससे ज्यादा मतलब डिटेल में जाने की नहीं है, यही सब क्वेश्चन डायरेक्ट स्ट्रेट आते हैं यहाँ पे। त्रिरत्न या तीन रत्न जैसे सठ ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया निम्नलिखित से संबंधित है। तो ये जैन धर्म से है। त्रिपिटक की बात होगी तो वो बौद्ध धर्म से संबंधित है, जैसा कि हमने अभी पढ़ा है। और त्रिरत्न की बात होगी तो वो जैन धर्म से संबंधित है। आइए आते हैं अगले पर। निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? तो हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा है आत्मदमन। ये क्वेश्चन रिपीटेड है और ऐसे ही बीपीएससी में बहुत सारे क्वेश्चन रिपीटेड आते हैं। आजीवत संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मट्ठली गोसाल। आजीवत संप्रदाय के संस्थापक थे मट्ठली गोसाल, जो प्रारंभ में महावीर के शिष्य थे, किंतु बाद में मतभेद के चलते इन्होंने महावीर की शिष्यता त्याग कर आजीवक नामक स्वतंत्र संप्रदाय की स्थापना की। तो इनके बारे में हमें यही जानना है कि मट्ठली गोसाल जो है वो महावीर के शिष्य थे। बाद में इन्होंने अपनी एक स्वतंत्र संप्रदाय की स्थापना की, जिसका नाम आजीवक है। तो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मट्ठली गोसाल थे। पाटलिपुत्रा में बुलाई गई प्रथम जैन संगीति के अध्यक्ष कौन थे? जैसे हमने बौद्ध संगीति के बारे में पढ़ा है, ऐसे ही जैन संगीति भी इम्पोर्टेंट है। तो इसके जो अध्यक्ष थे वो स्थूल भद्र है। और प्रथम जैन संगीति कब हुई है, कहाँ हुई है? तो पाटलिपुत्रा में। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो स्थूल भद्र। पाटलिपुत्र में प्रथम जैन संगीति का आयोजन चतुर्थ शताब्दी में हुआ, जिसके अध्यक्ष स्थूलभद्र थे। इस सभा में जैन धर्म के 12 अंगों का संकलन किया गया था। निम्नलिखित राजाओं में से किसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था? तो ये इसका सही आंसर है खारवेल। ये कलिंग का चेदीवंशीय शासक। खारवेल प्राचीन भारतीय इतिहास के महानतम सम्राटों में से एक था। सॉरी, सम्राटों में से एक था। ओडिशा प्रांत के भुवनेश्वर से 3 मील की दूरी पर स्थित उदयगिरी पहाड़ी की हाथी गुम्फा से ये सब क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। हाथी गुफा से उसका एक बिना तिथि का अभिलेख प्राप्त हुआ है। यह अभिलेख खारवेल का इतिहास जानने का एकमात्र स्रोत है। इसका जैन धर्म के प्रति अधिक झुकाव था। आदि गुफा अभिलेख प्राकृत भाषा में है। ये क्वेश्चन हमारे आ सकता है कि ये किस भाषा में है, तो ये प्राकृत भाषा में है। चलिए, वह स्थान जहाँ महावीर ने पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त किया था। बुद्ध ने जहाँ ज्ञान प्राप्त किया वो बोध गया, महाबोधि वृक्ष के नीचे। और ये जो है
और महावीर ने जहाँ ज्ञान प्राप्त किया जिसको केवल ज्ञान, तो ये जो है वो महावीर ने जुम्बित ग्राम, जुम्बित ग्राम में महावीर ने। आते हैं हम अपने अगले सवाल की तरफ। ये चैप्टर शैव तथा भागवत धर्म, भागवत संप्रदाय के विकास में किसकी देन अत्यधिक थी? तो इसका सही आंसर है गुप्त। गुप्त इसका सही आंसर है। तो भागवत अथवा वैष्णव धर्म का जन्मोत्तर गुप्त राजाओं के शासन काल में हुआ। गुप्त नरेश वैष्णव मतानुयायी थे तथा उन्होंने इसे अपना राजधर्म बनाया। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, नाथ पंथियों, सिद्धों और योगियों ने भक्ति धर्म को किस क्षेत्र में लोकप्रिय बनाया? हमारा सही आंसर है उत्तर भारत में। अगला चैप्टर है छठी शताब्दी ईसा पूर्व राजनीतिक दशा। तो इसमें जो कुछ क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे, जैसा कि हमने पीछे बात की है, उदयन। इसका एक्चुअली इसमें थोड़ा विवाद हो सकता है क्योंकि पाटलिपुत्र को जो है राजधानी के रूप में उदयन ने लाया था, लेकिन इसकी स्थापना जो है वो अजातशत्रु ने गंगा और सोन नदी के संगम में पाटलिग्राम में एक किला बनाकर की थी। और उदयन ने किया था कि राजधानी जो है राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की थी। तो इसीलिए इसका अगर सही आंसर देखा जाए तो अजातशत्रु है। नहीं, इस टाइप का क्वेश्चन अगर हमें एग्जाम में पूछेगा और ऑप्शन ऑप्शन नहीं रहेंगे तो हमें उदयन ही मारना है, क्योंकि इसे बिहार लोक सेवा आयोग हमेशा इस कंडीशन में उदयन को ही मानेगा मानेगा क्योंकि उसने उदयन ऑप्शन में इसीलिए दिया है क्योंकि पाटलिपुत्र के किसने राजधानी शिफ्ट की, ये वो पूछना चाह रहे हैं, हालांकि क्वेश्चन गलत है। रिव्यू, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? अब यहाँ पे जो है, यहाँ पे भी वही चीज है, इसका ऑप्शन ही नहीं है कहीं। सर्वप्रथम अपनी राजधानी तो उदयन ने बनाया, उदयन ऑप्शन में ही नहीं है। किस शासक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में स्थानांतरित की? तो इसका आंसर उदयन सही आंसर है। निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया था? तो देखिए यहाँ पे सही आंसर अजातशत्रु दिया हुआ है, 44 बीपीएससी का ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, लेकिन वहां पे जो है, यहाँ पे जो हमने पढ़ा था 48 से 42 52 बीपीएससी का जो एग्जाम हुआ था, वहां पे संस्थापक है, लेकिन अब इस तरह की गलती नहीं हो जाए उससे। आते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? ये क्वेश्चन कुछ क्वेश्चन रिपीट है दोस्तों, तो बस मैं इन्हें पढ़ते हुए आगे बढ़ रहा हूँ, क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चन है, जितनी बार हम रिपीट करेंगे हमें याद होती जाएगा। और ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ऐसी गारंटी नहीं है कि आपके 71 में या 72 में नहीं आएंगे, डेफिनेटली आ सकते हैं। प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को क्या कहा जाता था? प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र का मगध के नाम से जाना जाता था, तक्षशिला सिंधु और झेलम नदी के बीच स्थित था। तो इसका आंसर ई है। ठीक है। अगले सवाल की तरफ। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? ईसा पूर्व छठवीं शताब्दी। अभी हमने ऊपर चैप्टर भी हमें पढ़ा है यहाँ पे, छठी शताब्दी। तो वही वही से क्वेश्चन आपका लिया गया है। ये कुछ मिलान करना है। मल्ल, अन्य, गंधार, वत्स, तक्षशिला, कौशाम्बी, चंपा, कुशीनारा। तो मल्ल जो है वो कुशीनारा होगा, और अन्य जो है वो चंपा हो जाएगा, गांधार तक्षशिला, और वत्स जो है वो कौशाम्बी। यही हमारा सही आंसर है। हाँ। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो ये लिच्छवी के द्वारा स्थापित किया गया है। आइए। ईसा पूर्व छठी ईसा पूर्व छठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? अभी हमने पढ़ा है ये वैशाली लिच्छवी में। जी। मगध की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? तो हमने जैसे हमें पढ़ा है राजगीर या गिरिब्रज, जो भी हमारे ऑप्शन में रहेगा वो हमारा सही आंसर रहेगा। बाद में उदयन ने पाटलिपुत्र शिफ्ट किया था। प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? मगध की प्रथम राजधानी तो राजगीर ही थी, इसलिए ऑप्शन हमारा ई होगा।
प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान कौन सा शहर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था? राजगीर है। चलिए। महावंश के अनुसार बिंबिसार किस आयु में सिंहासन पर बैठा था? तो इसका आंसर होगा 15 वर्ष। याद रखिए, तो क्वेश्चन अब रिपीट होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। नहीं, सीडीपीओ का क्वेश्चन है तो ये क्या पता रिपीट हो जाए। सीडीपीओ का पेपर बीपीएससी के पीछे थोड़ा टफ रहता है। अजात शत्रु के वंश का क्या नाम था? अजात शत्रु का जो वंश है वो हर्यक वंश के नाम से प्रसिद्ध है। और अजात शत्रु जो है वो बिंबिसार की हत्या करके राजगद्दी पर बैठा है, अपने पिता की राजधानी, और राजगद्दी पर बैठा है। और के साथ भी सेम यही कंडीशन हुआ। कहते हैं ना कि जो आप करोगे वही आपको मिलेगा। तो इसने अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर राजगद्दी पर बैठा, और इसकी पुत्र जो था उदयन, उसने भी इसकी हत्या करके वो राजगद्दी पर बैठा। अजात शत्रु के वंश का क्या नाम है? तो अभी हमने पढ़ा हर्यक वंश के। और 16 महाजन पदों की सूची उपलब्ध है। तो ये अन्नुत्तर निकाय एक है, उसमें आपका 16 महाजन पदों के बारे में, ये बौद्ध ग्रंथ है, उसमें सबकी सूची उपलब्ध है। ये 16 महाजन पद क्या है ये हम देख लेते हैं, हालांकि यहाँ से क्वेश्चन नहीं आते। अन्न, मगध, काशी, कौशल, वज्जी, मल्ल, चेदी, वत्स, कुरु, पांचाल, मत्स्य, शूरसेन, अश्मत, अवंती, गांधार एवं कंबोज। प्रद्योत कहाँ का राजा था? प्रद्योत कहाँ का राजा था? अवंती का राजा था। ये सब 2018 सीडीपीओ के क्वेश्चन है, इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एग्जाम में रिपीटेड होने के चांस थे अगर टफ करना हो रहा तो। और इसमें एक और भी है कि भास द्वारा रचित, यहाँ से क्वेश्चन होता है, स्वप्नवास वदता नामक नाटक का उल्लेख किसने किया है या किसके द्वारा रचित है? तो भास या भास द्वारा रचित ऑप्शन में दे देगा तो स्वप्नवास वद, ये एक नाटक है। मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन सा? ये 67 में पूछा गया, ये जीवक इसका सही आंसर होगा। चिकित्सक कौन था? तो उस टाइम में जीवक चिकित्सक जो होते हैं वो थे। मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक, ये क्वेश्चन 67 री एग्जाम में भी रिपीटेड हुआ है। ये अच्छा, ये क्वेश्चन ही आपका रिपीटेड हो गया है। तो ये री एग्जाम में ही आया था, जो 2022 में एग्जाम हुई थी 30 सितंबर को, उसी में मतलब क्वेश्चन पूछा गया था। रिपीटेड क्वेश्चन है, खैर कोई बात नहीं। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था? तो नंद के बाद मौर्य वंश ने शासन किया था। इसको हम थोड़ा देख लेते हैं कि मगध के नंद वंश की स्थापना शिशुनाग वंश का अंत करके की गई थी। और नंद वंश के अंतिम काल में जनता से बलपूर्वक धन वसूलने तथा छोटी छोटी वस्तुओं पर भारी कर लगाने के कारण जनता शासकों के विरुद्ध हो गई और चारों ओर घृणा एवं असंतोष प्राप्त हो गया। इसी का लाभ उठाकर चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य के सहयोग से धनानंद की हत्या कर नंद वंश का अंतिम संस्था मतलब राजा कौन था? धनानंद। ये क्वेश्चन पूछा गया है। और चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है वो मौर्य वंश की स्थापना की थी। कलिंग नरेश खारवेल का संबंध किससे था? तो कलिंग के जो मतलब ये नरेश थे, तो इसका आंसर ई होगा, क्योंकि वो जो है संस्थापक महावीरमान नामक व्यक्ति था। तो महावीर मेरवान वंश भी पड़ गया था इसके कारण। और कलिंग के चेदी राजवंश का संस्थापक महावीरवान नामक व्यक्ति था। तो कलिंग नरेश खारवेल का संबंध कहाँ से था? महावीरवान वंश से। लेकिन यहाँ पे इसमें क्या है कि इस वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक खारवेल हुआ, इसीलिए यहाँ पे आंसर आपका इससे अधिक हो जाएंगे, क्योंकि ये चेदी वंश भी यहाँ पे आपका हो सकता है और महावीरवान वंश भी आपका आंसर हो सकता है, इसलिए ई एक से अधिक हमें हमने टिक किया है। राजा खारवेल का नाम किस मतलब जुड़ा है वो कहाँ? तो ये हाथी गुम्फा लेक के साथ राजा खारवेल का नाम जुड़ा हुआ है। ये हाथी गुम्फा कहाँ है? तो उड़ीसा प्रांत के भुवनेश्वर में स्थित उदयगिरी पहाड़ी की हाथी गुम्फा से उसका एक बिना तिथि का अभिलेख प्राप्त हुआ है। इसमें कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि हाथी गुम्फा कहाँ है? तो उड़ीसा के भुवनेश्वर, या बस राज्य का नाम पूछा जाता है तो उड़ीसा में याद रखना है। इससे ज्यादा डिटेल में क्वेश्चन नहीं आते हैं नॉर्मली। अन्य जनपद की राजधानी कहाँ थी? अन्य जनपद की राजधानी चंपा थी। अभी हमने पीछे टिक भी मारा है। बराबर पर्वत श्रृंखला स्थित गौरथ गिरी किसके द्वारा विजित की गई? ये खारवेल के द्वारा विजित की गई। उसके बाद आते हैं हम अगले चैप्टर की तरफ, यूनानी आक्रमण।
निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है और ये धनानंद जो कि अभी हमने पढ़ा है नंद वंश का अंतिम राजा था, जिसको चंद्रगुप्त मौर्य ने जिसकी हत्या कर दी और मौर्य वंश की स्थापना की। तो ये धनानंद जो है वो सिकंदर महान के समकालीन था, मतलब उस टाइम में सिकंदर महान भी थे राजा। और इसे जो है यूनानी लेखक एक क्वेश्चन आता है कि बहुत धनाढ्य व्यक्ति तो कौन बताता है, तो जेनोफोन। यहाँ से यही सब क्वेश्चन आ सकते हैं कि बहुत धनाढ्य व्यक्ति बताता है तो किसे बताता है, तो धनानंद को। और क्यों कौन बताता है, तो जेनोफोन। बस वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है, तो ये इंडिका है जो कि मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है। तो मेगास्थनीज जैसा कि अभी हमने पढ़ा है कि इंडिका में प्राप्त होता है। इसमें पाटलिपुत्र के नगर परिषद की 5-5 सदस्य वाली 6 समितियों का उल्लेख किया गया है। हूण राजा तोरमान किस औलिकर राजा द्वारा पराजित किया गया था? तो प्रकाश वर्मन के द्वारा ये पराजित किया गया था। ये भी सीडीपीओ का क्वेश्चन है और ये सीडीपीओ क्वेश्चन थोड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि सीडीपीओ का एग्जाम थोड़ा टफ रहता है अपेक्षा 75वीं में बीपीएससी की अपेक्षा। तो बीपीएससी जब टफ क्वेश्चन लाने होती है तो वो सीडीपीओ से क्वेश्चन ज्यादातर रिपीट करती है। आते हैं मौर्य साम्राज्य के बारे में। सेंड्रोकोट्स से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की? तो विलियम जोन्स जो है उसने सेंड्रोकोट से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान की। अभी हमने पढ़ा है कि धनानंद की को मार के चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी? तो सबसे पहले साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की गई थी। निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? तो हमारा सही आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य। किसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है? तो ये विशाल दत्त है मुद्रा राक्षस। तो विशाल दत्त की एक कृति है मुद्रा राक्षस, वहां पे चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में विस्तृत सूचना प्राप्त होती है। तो यहाँ पे ऐसा ही क्वेश्चन पूछेगा किसके द्वारा लिखी गई, तो विशाल दत्त। क्या नाम है मुद्रा राक्षस और किस राजा के बारे में है, तो चंद्रगुप्त मौर्य। कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? तो ये शासन कला के सिद्धांत और अभ्यास पर आधारित है अर्थशास्त्र। और इसमें यहाँ पे दिया है कि अर्थशास्त्र जो है वो कृषि शिल्प और व्यापार की भी जानकारी प्राप्त होती है, तो यहाँ पे हमारा ई हो जाएगा। एक से अधिक इसके आंसर हो जाएंगे हमारे। तो ये अर्थशास्त्र जो है शासन के सिद्धांतों और अभ्यास की पुस्तक है। इसमें राज्य के लिए मंडल सिद्धांत जो विदेश नीति की व्याख्या करते हैं। जैसा कि हमने ये देखा कि ये विदेश नीति की भी व्याख्या इसमें करते हैं, लेकिन ये मेनली इसी के लिए है और विदेश नीति की भी व्याख्या करते हैं। इसीलिए अगर विदेश नीति नहीं रहेगा ऑप्शन में तो हमें शासन कला के सिद्धांत और अभ्यास मानना है, तो वो हमारे ऑप्शन में रहेंगे ही रहेंगे। आइए आते हैं हम अपने अगले सवाल की तरफ। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर, तो यहाँ पे राजनीति नीति यहाँ पर प्रकाश डाला गया है। मेगास्थनी किसका दूत था? वो सेल्यूकस का मेगास्थनी जो दूत का। और ये निकेटर द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य की राजसभा में भेजा गया था, यूनानी राजदूत था। इसके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई इंडिका। मेगास्थनी ने भारतीय साम्राज्य को कितनी श्रेणी में विभाजित किया, तो अभी हमने पढ़ा था 6 श्रेणियों में। लेकिन भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में विभाजित किया है। इसकी पुस्तक में 6 श्रेणी में थी। पुस्तक इंडिका में भारतीय समाज को 7 श्रेणी में विभाजित किया: दार्शनिक, कृषक, पशुपालक, शिल्पकार, योद्धा, निरीक्षक एवं मंत्री एवं उपदेशक। अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था, क्या है ये? रुद्र दामन का जूनागढ़ शिलालेख। इससे ये पता चलता है कि इसका प्रभाव पश्चिम भारत पर भी था। किस अभिलेख में कलिंग विजय का वर्णन है? तो इसका ई हो जाएगा, क्योंकि अशोक की कलिंग विजय का जो वर्णन है वो 13वें बृहत शिलालेख से प्राप्त होता है। हाथी गुम्फा अभिलेख चेदी राजा खारवेल चालू और यह गुफा भुवनेश्वर के पास सुदेजड़ी पहाड़ी पर, जैसा कि अभी हमने पीछे पढ़ा है, वहां से। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? इसका सही आंसर है श्रीलंका। श्रीलंका अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था।
पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः किस चीज से बना था? तो उस टाइम में लकड़ी के महल ज्यादा बनते थे, तो चंद्रगुप्त का महल जो है वो लकड़ी का बनाया गया था। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है, वह कौन सा है? तो ये भाभृ स्तंभ है, जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या था या क्या है? अभी भी है, उसका वही संदेश है। तो इसका ई आंसर होता है, क्योंकि इसमें जो है इनके जो इसका है, तो शांति और अहिंसा तो होगी ही, जैसा कि हम जानते हैं कि अशोक बाद में बुद्ध के मतलब उस पे चलने लगा था कलिंग के युद्ध के बाद। तो शांति और अहिंसा है। और भी देख लेते हैं इसमें कि एक संदेश देता है, सिनवे बहुत कयाने दया दाने सचे सोचिए माधवे साधवे च। अर्थात कम पाप करना, कल्याण करना, दया दान करना, सत्य बोलना, पवित्रता से रहना, स्वभाव में मधुरता तथा साधुता बनाए रखना। अब देखिए इसमें शांति अहिंसा के साथ बड़ों सम्मान, धार्मिक सहनशीलता सभी इसमें है। तो इससे अधिक इसका आंसर हो जाएगा। आइए आते हैं हम अपने अगले सवाल की तरफ। अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते हैं? तो अशोक को प्रियदर्शी नाम की उपाधि दी गई थी। अशोक प्रियदर्शी नाम से भी जाने जाते हैं। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी है? तो प्राकृत भाषा का उल्लेख किया गया है। अशोक के जितने भी शिलालेख है उनमें प्राकृत भाषा का उल्लेख है। ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप एक है, उन्होंने इसको सबसे पहले ब्राह्मी लिपि को पढ़ा था। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि बाई ओर से दाई मतलब दाई ओर से बाई ओर लिखी जाती है? जैसे हम कुछ भी लिखते हैं तो यहाँ से लिखना शुरू होता है, तो वो दाई ओर से बाई ओर लिखी जाती है। ये वो लिपि जो है वो खरोष्ठी है। हालांकि उर्दू भी उसी तरह से लिखी जाती है, और ये खरोष्ठी लिपि जो है वो दाएं से बाएं लिखी जाती है। इधर से शुरू होती है, इधर तक आती है ये। निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाईं ओर? ये अभी हमने क्वेश्चन पढ़ा है, खरोष्ठी। अशोक के अभिलेखों को पहली बार किनके द्वारा पढ़ा गया था? तो जेम्स प्रिंसेप, अभी हमने पढ़ा है ऊपर। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी? तो यहाँ पे मतलब चंद्रगुप्त मौर्य है, लेकिन एक्चुअली इसमें उदयन ने बनाई थी। लेकिन अगर उदयन हमारे ऑप्शन में नहीं रहेगा तो हम तब चंद्रगुप्त मौर्य को सही करेंगे। नहीं, अगर उदयन ऑप्शन में है तो हमें हमेशा उदयन पे ही टिक मारना है। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो मौर्य वंश का अंतिम शासक, स्थापना तो चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी, और अंतिम शासक बृहद्रथ था। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? तो बृहद्रथ। अशोक की नीति के आर्थिक परिणामों के कारण ही मौर्य साम्राज्य का पतन अधिकांशतः उचित था। इस तथ्य में किसने विश्वास किया? तो रोमिला थापर जो है वो उनका ये कथन है। ये प्रसिद्ध इतिहासकार रोमिला थापर का यह मत है कि अशोक की नीति के आर्थिक परिणामों के कारण ही मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ। बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था? तो बराबर की गुफाओं जो है वो आजीविकों ने की थी। हमने जब जैन वाला चैप्टर पढ़ा था तो हमने इस क्वेश्चन को वहां भी कवर किया था। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? वो तक्षशिला जो है मौर्य काल में थी, और बौद्ध काल में नालंदा। मौर्य काल अब हमारा अगला चैप्टर है। ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था जावा और सुमात्रा से। जावा और सुमात्रा इंडोनेशिया के द्वीपों के नाम है, और ये इंडोनेशिया से संबंध है, ये उसी का बता रहे हैं। स्वर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रखरखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान में देने की के लिए प्रार्थना की थी? तो बालपुत्र देव इसका सही आंसर हो जाएगा। किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित है? जूनागढ़ के अभिलेख में हमने पीछे भी पढ़ा है। जूनागढ़ के रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख में ये है, और ये इस पे जो है अशोक के 14 प्रज्ञापनों के में से और स्कंदगुप्त के 2 लेख खुदे हुए हैं। हाँ, ये दूसरी शताब्दी के आसपास रचित संस्कृत के शिलालेख के अनुसार सुदर्शन झील एक कृत्रिम जलाशय की मरम्मत किसने की थी? तो इसका रुद्रदामन इसका सही आंसर है। इनमें से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया? तो विम कट फिशेस, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो 3 4 बार 5 बार आ चुका है। विम कट फिशेस जो है उसने स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन व्यापक पैमाने पर किया हुआ था।
शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? भारत पर शुंग वंश के बाद कण्व वंश आया। शुंग के बाद शुंग वंश का अंतिम राजा देवभूति अपने अमात्य वसुदेव षड्यंत्रों के द्वारा मारा गया। वसुदेव ने जिस नवीन राजवंश की नींव डाली वह कण्व वंश के नाम से या कण्वायन के नाम से जाना जाता था। और शुंगों के समान यह भी ब्राह्मण वंश था। चलिए आते हैं हम अपने अगले अगले चैप्टर की तरफ, गुप्त एवं गुप्तोत्तर युग। किस गुप्त शासक ने अपने बड़े भाई की हत्या कर सत्ता प्राप्त की? वो चंद्रगुप्त द्वितीय जो है उसने अपने बड़े भाई की हत्या करके सत्ता प्राप्त कर ली। प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है प्राचीन भारत का नेपोलियन। गुप्त सम्राट जिसने हुनों को पराजित किया था वो तो उन्हें तो स्कंदगुप्त, हुनों पर विजय पाने वाले जो गुप्त सम्राट है वो स्कंदगुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो कुमारगुप्त इसका सही आंसर होगा। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कुमारगुप्त हैं। हिंदुस्तान के अनुसार नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक शक्रादित्य था जिसने बौद्ध धर्म से त्रिरत्नों के प्रति महती श्रद्धा के कारण इसकी स्थापना करवाई। और शक्रादित्य की पहचान कुमारगुप्त प्रथम से की जाती है। कुमारगुप्त की प्रसिद्ध उपाधि महेंद्रादित्य थी। इतना डिटेल में हमें जाने की जरूरत नहीं है, ये सब फ्लैट क्वेश्चन ही आते हैं, इसमें ज्यादा डिटेल के क्वेश्चन नहीं आते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग कौन सा है? तो जैसा कि कुमारगुप्त ने की थी तो गुप्त काल की ये विश्वविद्यालय का युग है। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध था? तो बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। जैसा कि मैंने पीछे बताया था कि नालंदा विश्वविद्यालय कभी आप जाइएगा तो वहां पे देखिएगा बौद्ध धर्म से रिलेटेड बहुत सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? तो नालंदा महाविहार जो है वो पाली अनुसंधान संस्थान के द्वारा के लिए विख्यात है। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण क्या था? तो इसका विनाश का कारण मुसलमान थे। नालंदा विश्वविद्यालय बख्तियार खिलजी के अधीन तुर्क मुस्लिम आक्रमणकारियों द्वारा नष्ट किया गया। यह भारत में बौद्ध मत के पतन के लिए अंतिम प्रहार के रूप में देखा जाता है। यहाँ दो स्टेटमेंट है हमारे पास में। 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया और महाविहार को राजकीय प्रशय मिलना बंद हो गया था। इसका जो सही आंसर है वो है कि ए और आर तो सही है, लेकिन छुट्टी दीजिए 12वीं अब अंत तक महाविहार का पतन हो गया। क्यों पतन हो गया हमने पीछे देखा था यहाँ पे, ये बख्तियार खिलजी के अधीन के कारण हो गया और राजकीय प्रशय मिलना बंद हुआ। तो बात तो सही है, लेकिन इस कारण से ये नहीं हुआ, तो इसके लिए ए और आर सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ये देख लेते हैं। फाहियान एक चीनी तीर्थयात्री था जो हर्ष के शासनकाल के दौरान भारत आया था। और हेनसान एक चीनी बौद्ध भिक्षु थे जिन्होंने चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया था। तो ये थोड़ा उल्टा पुल्टा करके दे दिया है, तो इसीलिए इसका आंसर जो होगा वो डी है, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्योंकि फाहियान एक चीनी यात्री था जिसने चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया था। तो यहाँ पे नाम चेंज हो गया, चंद्रगुप्त द्वितीय के या हर्ष के शासनकाल में नहीं, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के में फाहियान आया था। और उसके बाद जो है चीनी यात्री हेनसांग ने सम्राट हर्ष के शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया था। तो क्वेश्चन जो यहाँ पे हेनसांग ने चीनी बौद्ध भिक्षु थे जिन्होंने चंद्रगुप्त द्वितीय, तो यहाँ पे और सब कुछ सही है, लेकिन इन्होंने राजा का नाम जो है आगे पीछे कर दिया है। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फाहियान आया था और हेनसांग जो है वो हर्ष के शासनकाल में आया था। बाकी सब सही है। प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? तो अभी हमने जस्ट पढ़ा है चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय, और हर्ष के शासनकाल में जो है वो ये हेनसांग हेनसांग जो है वो हर्ष के शासनकाल में। चीनी यात्री शुन युन ने भारत की यात्रा कब की थी? तो इसका आंसर ई हो जाएगा, क्योंकि शुन युन ने 518 से 521 तक भारत की यात्रा की थी, जो कि हमारे ऑप्शन में नहीं है। चीनी यात्री इस सिंह ने बिहार का भ्रमण किया था। तो इसमें से कोई नहीं इसका आंसर है, क्योंकि इस सिंह ने जो है वो 671 से 695 ईस्वी में भ्रमण किया था। नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? तो ये गुप्त काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी कि नगरों का क्रमिक पतन इसमें होता जा रहा था। निम्नलिखित में कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था? तो इसका ये आंसर होगा, जो गुप्त काल में बंगाल में ताम्रलिप्ति एक प्रमुख बंदरगाह था, जहाँ से उत्तर भारत के साथ दक्षिण पूर्व एशिया, चीन, लंका, जावा, सुमात्रा आदि देशों के साथ व्यापार होता था। पश्चिम भारत का प्रमुख बंदरगाह भरूच था।
तो उत्तर भारतीय व्यापार के लिए जो है कल्याण तथा चैम्बे से भी उत्तर भारत का व्यापार होता था। तो इसका आंसर जो है देखा जाए तो ये तीनों ऑप्शन इसके होंगे, बस ये एक नहीं होगा। इसीलिए उपयुक्त में से एक से अधिक इसका सही आंसर है। इनमें से कौन गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए माने जाते थे? तो इसका आंसर ई हो जाएगा, क्योंकि सुश्रुत को बिहार लोक सेवा आयोग ने माना है। तो गुप्त काल में सुश्रुत थे और एक वो जीवक थे। किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया? गुप्त काल में ही गुप्त वंश ने ही सबसे ज्यादा मंदिर मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक गांव जो है वो अनुदान में दिए। पुराने जमाने में गांव ही दिए जाते थे, तो मंदिरों को और ब्राह्मणों को सबसे ज्यादा दान किए थे। गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी? तो इसमें उपज का छठा भाग था। बस ये तो होता है ना, उपज का मतलब इसमें हमें क्या देना है राजस्व। जैसे अभी के टाइम में हम पैसे के रूप में देते हैं, उस टाइम में क्या था कि जितनी भी उपज होगी उसका 1/6 भाग हमें वहाँ राजस्व के तौर पे देना था। ये गुप्त काल की बात हो रही है अभी। किस प्रकार की भूमि को अपहृत कहा जाता है? तो अपहृत भूमि वो है जिसका यूज नहीं किया गया हो, मतलब बिना जोती हुई भूमि, बिना जोती हुई जंगली भूमि अपहृत, जिसका प्रयोग नहीं किया गया है। गुप्त काल में शीशे के सिक्कों की एक बड़ी संख्या जारी की थी, किसने? सातवाहनों ने, शकों द्वारा, कुषाणों द्वारा, मौर्यों द्वारा। तो ये सातवाहन द्वारा की गई थी, सातवाहन द्वारा की गई थी। इनमें से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया? अभी हमने पढ़ा भी है पीछे ऊपर में, रीमा कटफिसेस। ये सब क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है। प्रसिद्ध इलाहाबाद प्रशस्ति का लेखक कौन था? तो इसके लेखक जो है वो हरिसेन है। इलाहाबाद प्रशस्ति के लेखक हरिसेन है। कला की गांधार शैली निम्न समय में फली फूली, किस समय फली थी? तो कुषाणों के समय में कला की जो गांधार श्रेणी है वो शैली कुषाणों के समय में फली फूली थी। निम्नलिखित में से किस वंश के शासकों को पुराणों में श्री पर्वतीय कहा गया है? तो इसका सही आंसर है इक्ष्वाकु। वर्धन राजवंश की स्थापना किसने की थी? तो पुष्यभृति ने वर्धन राजवंश की स्थापना की थी। कविबाण कहाँ का निवासी था? तो कविबाण इसमें नन ऑफ दीज है, क्योंकि बाण भट्ट का जन्म बिहार में सोन नदी के किनारे अवस्थित प्रीतिकूटा नामक गांव में हुआ था, जो कि हमारे यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, इसलिए प्रीतिकूटा नामक गांव में का निवासी था कविबाण। हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने, तो अभी हमने ऊपर पढ़ा था हेनसान, जहाँ पे वो ऑप्शन गलत हो गया था। तो हमने अभी पढ़ा था हेनसान हर्षवर्धन के शासनकाल में, और चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फाहियान। हेनसान की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर कौन सा था? तो मथुरा सबसे प्रसिद्ध नगर मथुरा था सूती कपड़ों के लिए। उस टाइम में मथुरा फेमस थी। चीनी यात्री हेनसान ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया? तो नालंदा विश्वविद्यालय में हेनसान ने अध्ययन किया था। अगला है हमारा प्राचीन भारत में स्थापत्य कला। इसमें बहुत क्वेश्चन इंपोर्टेंट है नहीं, लेकिन जैसे खजुराहो मंदिर स्थापत्य निर्माण में सहयोगी थे तो चंदेल सहयोगी थे। और बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा किस शैली में प्राप्त होती है? तो ये एक मतलब बैठी और खड़ी स्थिति दोनों में होती है, और इसमें अगर देखा जाए तो ये क्लियर नहीं कहा जा सकता है कि किस शैली में होती है। तो ये गांधार और मथुरा दोनों ही शैली में इसको प्राप्त होती है। ये तो कुछ विवादित क्वेश्चन लेते हैं। कला की गांधार शैली किसके सामने? तो अभी हमने पढ़ा है कुषाणों के समय में फली फूली है कला की गांधार शैली। झांसी के पास देवघर का मंदिर और इलाहाबाद के पास गढ़वा मंदिर में बनी मूर्तियां किस कला के महत्वपूर्ण अवशेष है? तो अभी गुप्त काल की बात हो रही है, तो ऑब्वियस गुप्त कला के बारे में, लेकिन हमें इसे याद रखना है कि ये गुप्त कला के टाइम के अवशेष इसमें मिले हैं। इसके बाद ये बोधिसत्व पद्मपाणि की पेंटिंग स्थित है। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अजंता में है। 69 बीपीएससी में पूछा गया था। बोधिसत्व पद्मपाणि की पेंटिंग स्थित है, ये अजंता में स्थित है। और किस अभिलेखों में विधवा दहन का उदाहरण है? तो भानुगुप्त का एड़न स्तंभ अभिलेख है, यहाँ पे विधवा दहन का उदाहरण दिया गया है।
खजुराहो मंदिर स्थापत्य के निर्माण में सहयोगी कौन थे? इसके निर्माण में सहयोगी चंदेल थे। और ये क्वेश्चन इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं, सीडीपी होता है, लेकिन ये रिपीटेड होने चांस कम है, फिर भी पढ़ लेते। बराबुदुर विश्व में सबसे अद्भुत स्तूप है। इसकी मूर्ति और मूर्तिकला किसका शानदार उदाहरण है? तो भारत और जावा कला का जो है साधारण एक शानदार उदाहरण है। तो साथियों, ये थे कुछ प्राचीन भारत के क्वेश्चन जो कि हमने आज कवर किए हैं। और इसके बाद हम मध्यकालीन भारत के ऐसे ही पीवाईक्यू करेंगे जितने भी एग्जाम में आए। और अगर आप यहाँ तक वीडियो पे आ गए हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दें, और इसमें कोई अगर आपको कुछ प्रॉब्लम या कुछ भी ऐसा सजेशन देना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। और इसे शेयर करें जितने भी लोग तैयारी करने चाहते हैं, ताकि सबका भला हो जाए। तो ठीक है साथियों, धन्यवाद।